चलिए मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं कंक्लूजन से शुरू करता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। कंक्लूजन यह है कि ईरान विद इन द ईरान निश्चित रूप से ज्यादा कट्टर होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बहुत ही बिल्कुल सटीक है, क्योंकि उनका विश्लेषण और जितना मुझे ज्ञान है, डॉक्टर साहब खाड़ी में उन्होंने काफी वक्त बिताया है, तो वो वहां के लोगों की जहनियत को बेहतर समझते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए क्या है कि अभी करोड़ों आदमी बताते हैं, अब देखा भी जनसलाब हमने टीवी पे, जो उनके जनाजे में शामिल हुए हैं। देखिए किसी भी देश का धार्मिक नेता ऐसे वक्त पे जब उनको ले जाता है, ईरान ने इसको एक इवेंट की तरह पेश किया वर्ल्ड के सामने, कि ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर की जो जनता है वो हमारी पूरी तरह से साथ है। और जब किसी देश का बाह्य आक्रमण होता है तो इंटरनल जो रिफ्ट होते हुए भी जनता साथ आती ही आती है। ये एक नेशनल प्राइड भी होता है, पेट्रियटिज्म भी होता है, और इसके अंदर एक भावनाएं भी हिलोरे मारती है। लेकिन मैं इतना मानना है कि अगर यही जनता लंबे समय तक सफरिंग्स में रहेगी, अगर कमियों में रहेगी, दिक्कत उनको रहेगी, तो यही जनता फिर छिटकने लगती है, बट उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि जनवरी के दौरान जब वहां पे नरसंहार चल रहा था, अमेरिका ने कहा था हेल्प इज कमिंग। उन्होंने शायद इस बात से उत्साहित होकर और बढ़ चढ़ के आंदोलन को तेज करने की कोशिश की, तो हुआ क्या, एक तरह से नरसंहार कह लीजिए इसको हुआ। देखिए मैं ईरान की आज की जो स्थिति है, जो आपने सवाल पूछा, उसके मिसाइल ड्रोन का जखीरा, निश्चित रूप से ईरान को इस बात का आलम था कि अमेरिका या इजराइल जिसके साथ भी उसके होंगे युद्ध होंगे, तो उसमें इजराइल के साथ अमेरिका जरूर आएगा। और अमेरिका जरूर आएगा तो अमेरिका के हिट को अमेरिका में तो हिट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके जो आसपास के अड्डे हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनको वो हिट करके अमेरिका के हितों को एक तरह से हार्म करने की कोशिश करेगा। यही उसने किया भी, और ये उसकी बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठी कि जैसे जैसे उसके मित्र राष्ट्रों पे वे छोटे छोटे हथियारों से करेगा, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी और उनकी जो एक तरह से ये पूरी रिफाइनरीज कह लीजिए, प्रोडक्शन वो फैसिलिटीज कह लीजिए, ऑयल वेल्स कह लीजिए, इनको डैमेज करेगा, तो उसका जो बैक फ्लो है वो अमेरिका पे ही जाएगा, और गया। इसलिए अमेरिका मजबूर हुआ उसकी प्रायोरिटी में आया कि मैं हॉर्मुज को ही खोलूं, बाकी चीज बाद में देखी जाएगी। एटॉमिक इश्यू पीछे चला गया, बैक बर्नर पे, फ्रंट पे आ गया हॉर्मुज, क्योंकि किसी भी कीमत पर ईरान इसको नहीं छोड़ना चाहता, अंत तक लड़ेगा भी। अब बात आता हूं कि ये कैसे संभव हो रहा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, चाइना की बैकिंग पूरी है। और चाइना क्यों है, देखिए एक तो मानेंगे वर्ल्ड की नंबर 1 व्यवस्था, नंबर 2 अर्थव्यवस्था, दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता ही रहता है। और ये जब कंपटीशन हुआ है, ये आज से नहीं हुआ, ये एक तो देखा जाए लंबी कहानी है, लेकिन चलो मैं इसको 1 साल पीछे ले जाता हूं। ट्रंप साहब ने जब टैरिफ कार्ड खेलना शुरू किया, उन्होंने पूरी दुनिया में दुश्मन बना लिए। लेकिन जब चाइना का नंबर आया, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, तो चाइना ने उनको रिवर्स कर लगा दिया। अब हुआ क्या है कि ट्रंप साहब को यह लगा कि मैं चाइना के साथ मिलिट्रीली तो उसको एंगेज नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, समझदारी की भी बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वेनेजुएला पे ये संदेश दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के पत्नी समेत, कि यहां पे मैं कब्जा कर सकता हूं, तो ईरान पे अगर मैं कब्जा हो जाए समाओ, तो ईरान से जो 90% ईरान की एक्सपोर्ट सप्लाई है एनर्जी की, वो चाइना को जाती है, तो उसको भी टाइट करो। तो इस तरह से चाइना को इस तरह से उन्होंने उसकी इकोनॉमी पे हर्ट करने की कोशिश करी। लेकिन चाइना शैडो फ्लीट के थ्रू उसकी जो दूसरी कंपनियां हैं जो कि अमेरिकन प्रतिबंध के बाहर होती हैं, उनके थ्रू चाइना ने एक तरह से उसका इंपोर्ट जारी रखा। यही रीजन है कि अभी गल्फ ऑफ ये अपना स्टेट के जो बाहर जितने पोर्ट हैं ईरान के, उन पर अटैक अब हो रहा है। और अगला नंबर मेरा तो ऐसा कहना है, अगर ये बात नहीं बनती है तो मुझे लगता है खार्ग पे भी नंबर आएगा, क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि अगर ईरान को इकोनॉमिकली टाइट करना है तो खार्ग से जो वो सप्लाई कर ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर पैसा कहां से आएगा। उसकी जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो पैसा पंप इन होता है, वो उसकी 90% खार्ग का एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए, चाइना एंगल देखते हुए, मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब इकोनॉमिकल जो टाइटनिंग का, स्क्वीजिंग का जो दांव खेला है, ये वो जारी रखेगा। और इसमें जरूरी नहीं कि डेली एयर अटैक होंगे, अटैक आएंगे, एज रिएक्शन भी हो सकते हैं, प्रीएम्प्टिव भी हो सकते हैं, टारगेट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मोसाद या सीआईए अपने टारगेट को पकड़ेंगे कि टारगेट का फ्रीक्वेंसी मिल गई है, टारगेट की लोकेशन मिल रही है, 100% वो उसको अटैक करेंगे, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये शेर और मात का खेल अभी हम कुछ देखने वाले हैं अगले आने वाले कुछ समय में।
जी वैभव, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मलिक सर ने बताया, डॉक्टर रिस्ताब, ईरान, क्या सच में बातें तो खूब हो रही हैं, चीन और रूस ये दो ईरान को पर्दे के पीछे समर्थन देते आए हैं लंबे समय से, ऐसा कहा जाता है। इस युद्ध में, युद्ध से पहले या अब, अभी जैसे एक खबर आई थी कि रूस का एक सबसे सीक्रेट प्लेन जो है वो ईरान पहुंचा हुआ है, ऐसी खबर मीडिया में खूब चल रही है। आपको लगता है कि कोई मदद दी जा रही है दोनों देशों के द्वारा पर्दे के पीछे से, वो चाहे सैन्य मदद हो, हथियारों की मदद हो या किसी और तरह की मदद? देखिए, पर्दे के पीछे मदद हो रही होगी, फ्रंट में तो कुछ ऐसा है नहीं। और अमेरिका ने तो सारे प्रतिबंध पिछले 47 साल से लगा रखे हैं, हथियारों पे भी प्रतिबंध, तेल बेचने पे प्रतिबंध, क्या क्या नहीं किए हैं। उसके बाद भी अगर चीन और रूस से आ रहा है तो दैट मीन्स कि अमेरिका की वो ताकत नहीं है कि उसको रोक ले, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका भी अकेला नहीं है, अमेरिका को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को पूरे गल्फ के देश, अमेरिका को इजराइल का पूरा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और कहीं ना कहीं यूरोप के नेटो के देश भी, जो खबरें आ रही हैं, वो भी तो सपोर्ट गाहे बेगाहे कर ही रहे हैं। इटली ने भी क्लेम किया वहां, अभी नेटो के जो चीफ है उन्होंने खुद कहा कि हमने 5000 वहां से फ्लाइट को जाने दिया, उसको सहयोग किया। तो अमेरिका भी अकेला नहीं लड़ रहा है, वो भी तो कोalition की कोशिश उसने बहुतेरे की, कोई उसके साथ सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आखिर अमेरिका की ये हालत क्यों हो गई है? अमेरिका भी अकेला नहीं लड़ रहा है और ईरान भी कोशिश कर रहा है। ईरान का ये दुर्भाग्य है कि चीन और रूस इतने उसके करीबी होते हुए भी खुल के नहीं आ रहे हैं। रीजन्स उसके ऑब्वियस हैं, रूस अपने यूक्रेन लड़ाई में फंसा हुआ है और चीन बहुत चतुर है, चीन को अपने व्यापार की चिंता है, वो व्यापार खाड़ी देशों से भी करता है, ईरान से भी करता है, यूरोप और अमेरिका तो सबसे बड़ा उसका एक तरह से एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो चीन तो खुल के आएगा नहीं, चुपचाप वो चाहेगा कि ये लोग बिजी रहें, ये लोग व्यस्त रहें, लड़ाई करते रहें और चीन अपनी जो चाल को है या अपने व्यापार को साधता रहे। और इस बीच ये देखिए जो अभी हालात हैं, एक तरफ से ईरान में भी कई प्रतिबंध लगे हैं। अभी खबर आई है कि यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। तो ये टेररिस्ट को घोषित किया है, इसके पहले इसके ईरान के प्रॉक्सीज को बैन किया गया है। तो हर तरह से इसके सप्लाई चेन को, इसके सपोर्ट को, इसके फाइनेंशियल इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी को पूरी तरह से दुनिया के ज्यादातर देशों जो अमेरिका के सहयोगी हैं उन्होंने तोड़ा है। और इसकी वजह से ईरान तो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ, उसके बावजूद भी अगर वो खड़ा है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि हॉर्मुज को उसको क्लोज भी नहीं करना है, सिर्फ उसको समय समय पे दिखाते रहना है कि हॉर्मुज में हम खड़े हैं। एक पटाखा छोड़ो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हॉर्मुज से वो शिप लेके चला जाए, तेल निकाल ले। और यही उसकी विजय भी है। टूट के भी, खत्म हो के भी वो अमेरिका को एक सीख देके जा रहा है कि अननेसेसरी कहीं भी अगर इस तरह से इंटरफेयर करोगे तो उसका कोई ना कोई जवाब मिलेगा। और आज अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया में, उसकी साख, उस पे भरोसा दुनिया का घटा है। क्योंकि जो बहाने लेके वो चलता है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, उसकी कीमत अमेरिका को चुकानी अब ज्यादा पड़ रही है। जी बिल्कुल। बातचीत के आखिरी हिस्से में अमेरिका और ईरान से आगे बढ़कर उन देशों के मुद्दों पर चलते हैं जिनका भी इंटरेस्ट है इस युद्ध में। एक तो नेतन्याहू का देश है जो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल है। मलिक सर के पास चलेंगे। सर, नेतन्याहू और उनकी टीम अभी क्या चाह रही होगी? युद्ध लंबा खींचे और हमले हों? और सऊदी अरब क्या चाह रहा होगा, जो पारंपरिक तौर पर दुश्मन माना जाता है ईरान का? सिया सुन्नी का विवाद पुराना है, फिर भी सऊदी अरब की अभी क्या चाहत होगी? वैभव जी, देखिए, सऊदी अरब को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस बात को अवॉइड करेंगे। देखिए, इस्लामिक मुल्क में 4 बड़े उम्मा खड़े हुए जो कि इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने की हैसियत, अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं। देखिए, सऊदी अरब इसलिए कि वहां से उनका जो रिलीजन है वो स्टार्ट होता है और वहां पर उनके जो बड़े पायस और पवित्र स्थान है वो वहां पर स्थित है। दूसरा, तुर्की जो नेटो का मेंबर है, वो अपना ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अपना दम भरता है। तीसरा, ईरान खड़ा हो जाता है कि मैं सबसे बड़ी पावरफुल अर्थव्यवस्था हूं पूरे गल्फ कंट्री, तो वो नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे अगर मैं गल्फ को मिला दूं तो ईरान कहता है कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूं, इसलिए मैं इस्लामिक मुल्क को लीड करूंगा। और यही करते हुए उसने अपने जो आर्म्स है ना, लेफ्ट राइट आर्म्स, यानी ये 3H जो है, खासकर मेनली 14-15 उसने ग्रुप बनाए
जिसमें ये अंसार अल्लाह इधर बैठा दिया, यमन के अंदर बैठाया, और उधर आपका हिजबुल्लाह और हमास बैठाया। देखिए ये उसने इसी चीज को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, दबदबा बनाने के लिए किया। कोई फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं करना चाहता इनमें से। इतने मुद्दे हैं पूरे वर्ल्ड के जितने मुस्लिम उम्मा हैं, किसने मुद्दे उसके फिलिस्तीन के लिए सीरियसली काम किया? सब के सब उसको एक पॉलिटिकल टूल, एक जिंदा रखना चाहते हैं, सो दैट उनके पास कन्फ्रंटेशन करने का या इजराइल के खिलाफ एक हथियार उठाने का एक मुद्दा मिले। अब चौथा इनमें से चौथा चौधरी आ जाता है पाकिस्तान। वो कहता है मैं इस्लामिक एटम बम लेकर घूम रहा हूं, इसलिए चौधरी मैं हूं। लेकिन उसको चौधरी बनने कौन देगा? एक ऑटोमन एम्पायर का जो मुखिया बैठा है उधर, और दूसरा बैठा है अरब। तो ये कहानी इनके बीच में टसल चलती रही है इस ऑपरेशन से पहले। लास्ट ईयर का जो ऑपरेशन हुआ था उससे ने इस चीज को थोड़ा सा पर्दे के पीछे डाला, जो 12 दिन का ऑपरेशन हुआ था अमेरिका इसराइल ने किया था। अभी मैं आता हूं कि अरब, देखिए बात यह है कि यमन, हमेशा यमन में जो हूती है सऊदी अरब के खिलाफ लड़ते हैं, उसके शिपमेंट को नुकसान करते हैं, उसके व्यापार को नुकसान करते हैं। ये टसल जारी रहेगी। ईरान वो तभी खत्म हो सकती है कि जब कि कोई एक्सटेंसिव एक वृद्ध समझौता हो, उस समझौते का पालन बड़ी रिलीजियसली हो। लेकिन आजकल तो जो समझौते हो रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है। धड़ाधड़ समझौते होते हैं, धड़ाधड़ टूटते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद और कोई रास्ता नहीं दिखता कि, और यही तो अमेरिका को डर है कि अगर मैंने हॉर्मुज छोड़ दिया, हॉर्मुज पे शर्तें ईरान की चलेगी, तो ये 6 जितने भी अरब कंट्री हैं ये मुझसे दूर हटके वो ये पूछते हैं कि सुरक्षा तो हमको आप दे नहीं पाते, आपके अड्डे होने के बावजूद हमारा नुकसान हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो गर्त में चले जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट वो ईरान की शर्तें मानने के लिए बाध्य होंगे, तो वो ईरान के नजदीक आएंगे। तो ईरान के नजदीक आने का मतलब है अमेरिका से दूरी होना। तो अमेरिका से अगर दूरी होगा, यहीं पर कांटा फंसा हुआ है। यही बात को देखते हुए ये नहीं होने देगा अमेरिका। अब मैं आता हूं इजराइल के पक्ष पे। देखिए इजराइल, आपने कहा क्या वो चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। उसके 2 फायदे हैं। एक तो बड़ा फायदा यह होता है कि जब पूरी दुनिया का ध्यान हॉर्मुज पे है, अमेरिका के ऑपरेशन पे है, तो वो गाजा में या लेबनान के जो साउथ में जो एक्शन लेता है उस पर दुनिया का कम ध्यान जाता है। तो वो अपने ऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल निंदा का पात्र कम बनता है। एक बात। दूसरी बात, इजराइल के पक्ष में जो जाती है, एक तरह से जो विचारक लोग मानेंगे वो यह मानेंगे कि गाजा भी खाली कर दिया था, अपनी वहां पे जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट था उसको भी हटा लिया था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अटैक जारी रहे। तो कोई भी कंट्री अगर अपनी पास्ट की गलतियों से सबक नहीं लेता है तो वो देश शनि शनि करके मिटने की तरफ बढ़ता है। मेरे ख्याल से अभी वहां के जो प्रधानमंत्री है, सरकार हैं, इसी बात से सबक लेके वो कह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल लेट्स सेटल दिस हिजबुल्लाह, हूती एंड ऑल दीस थिंग्स। तो यही करके वो अपने को बफर एरिया का बनाते हुए अपने को सुरक्षित मोड में रखना चाहता है। और उसका मानना है इजराइल का कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस, और यही बात करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जी वैभव। बिल्कुल, यही आखिरी सवाल डॉक्टर अल्ताफ से भी। सर आपका क्या मानना है? देखिए वैभव जी, ऑब्वियसली इजराइल तो चाहेगा नहीं, इजराइल की तो जनता नहीं चाहती है। इजराइल की जनता वहां जो अभी अप्रूवल रेटिंग है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तो गिर गई है, क्योंकि जनता चाहती है कि वंस फॉर ऑल ये सारे प्रॉब्लम खत्म होने चाहिए। जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है, इसको खत्म होना चाहिए। तो जनता नहीं चाहती, इसलिए इजराइल की सरकार भी नहीं चाहती और उनकी मजबूरी भी है। लेकिन क्या ये खत्म करने से, सेफ सिक्योरिटी जोन बनाने से इजराइल 100% गारंटीड सुरक्षा है? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि जिस ज्योग्राफी में इजराइल है, जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में वो घिरा हुआ है, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कोशिश की, अब्राहम एकॉर्ड की, सुलह की, समझौते की, और उस तरह से इजराइल को एक रिकॉग्निशन मिले, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जो मुझे लगता है कि सही कदम भी था। लेकिन उसमें भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो उसके लिए बहुत कम कंट्रीज अभी तक तैयार हुए। मुश्किल से 4-5 कंट्री ने उस समझौते को माना। सऊदी अरब ने नहीं माना, तुर्की ने उधर नहीं माना है। और मुझे लगता है अगला जो ईरान के साथ समकक्ष खड़ा हो रहा है इजराइल के अगेंस्ट में, वो तुर्की है। और तुर्की कभी भी इजराइल पे कह लीजिए उसका दुश्मनी तो है ही, वो तो जग जाहिर है, लेकिन कभी भी दोनों के बीच तनाव हो सकता है। आज जो तनाव हम ईरान और इजराइल के बीच देख रहे हैं,
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कल को इजराइल और तुर्की के बीच में भी वो डिफरेंसेस बढ़े। तो ऐसे में इजराइल को कोई गारंटी नहीं दे सकता। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के अगर चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल से चीजों को चला लें, मैनेज कर लें, अब वो जमाना नहीं रहा। शक्ति आपके पास है, लेकिन उस शक्ति से भी आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं ईरान को? इतने सैंक्शंस के, इतनी तबाही के बावजूद भी आपकी भी एक लिमिटेशन है, ये अमेरिका को दिख गया। और एक अच्छा खासा डील, फिर से मैं कहता हूं, जो 2015 में अमेरिका के ही उस समय के राष्ट्रपति ओबामा ने किया था, उस डील को तोड़ के अब उससे बड़ा इनको कुछ चाहिए, वो बड़ा मिलने की दरकार दिख नहीं रही है। इसलिए वो छटपटाहट में है। उनकी हताशा और निराशा कभी युद्ध में दिखती है। ये पेंच यहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान भी इतनी आसानी से झुकने वाली कौम नहीं है। वो भी चीजों को, अब जब हॉर्मुज उसके कब्जे में आ गया, तो वो चीजों को बड़े ही नाप तोल के निगोशिएट करके अमेरिका से अपने रिश्तों पे बात करेगा, क्योंकि उसको भी डर है कि उसको आखिर गारंटी कहां से मिले। ये एमओयू हो गया, $300 अरब देने की बात हो गई, लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से देगा? कौन इसकी गारंटी ले सकता है? क्या कतर गारंटी देगा? क्या पाकिस्तान गारंटी देने की स्थिति में है? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही हैं जो गारंटी दे सकते हैं कि हां, तुम इस एमओयू को मानो और तुमको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो ये गारंटी, ये भरोसे की जो कह लीजिए कि कमी है, उसकी वजह से ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका भी देने के लिए बिना अपनी शर्तों पे और गिव एंड टेक वो करेगा। उसके लिए ईरान अभी तक एक तरह से कहिए कि रेजिमे तैयार नहीं है। ऑब्वियसली ईरान के अंदर में भी दो गुट तो है, वो गुट तो अमेरिका में भी है, वो गुट तो इजराइल में भी है। हर जगह गुटबंदी होती है, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो होता है। लेकिन ईरान अभी तक अब तो कह रहा है सीधे सीधे कि आप हॉर्मुज में इंटरफेरेंस बंद करो, तभी हम अब बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम तो अब फिर से 10 डील कर लिया, अब तुम नहीं मान रहे हो तो हम अटैक करेंगे। तो इतनी आसानी से मुझे लगता है ये अभी मामला सुलझने का नहीं है। जैसे एक कोरियन वार में 1951-52 में 2 साल, इनफैक्ट 1953 तक लड़ाई चली थी और साथ साथ बातचीत भी चलती रही थी, वैसा ही मुझे लगता है कि ये लंबी बातचीत का दौर होगा। छोटे मोटे झगड़े होते चलेंगे और लंबे रेस का घोड़ा में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये बाद की बात है। सबसे मेन, दुनिया को एक राहत मिले ऊर्जा संकट से, जो त्राहिमाम मचा है, जो आर्थिक महामारी इतनी बड़ी है, उससे राहत मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हर कोई चाहता है, हर देश चाहेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.